नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज आपको दिखाएंगे कैसे मिशन शक्ति से संकल्प सिद्धि की तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे 2022 के लिए सियासी दल क्या क्या दावे कर रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे तालिबान को लेकर देश में किस तरह की सियासत चल रही है। आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तराखंड में सैनिक वोट पाने के लिए ये कैसी राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, इसलिए 2017 में लिए गए संकल्प भी पूरे किए जा रहे हैं। सरकार ने महिला कल्याण से लेकर युवाओं को रोजगार और बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर भी पूरा फोकस किया हुआ है। इसी कड़ी में सरकार ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5100 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन शक्ति के तृतीय चरण के शुभारंभ का उद्घोष करने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के। यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ाने और 2017 में लिया गया संकल्प सिद्ध करने के लिए बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर काम करने का दावा कर रही है। इसके लिए मिशन शक्ति का तीसरा चरण भी शुरू किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की। मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अहम माना जा रहा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक बहनें इस प्रकार के महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ करके जीवन के अलग अलग फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया कि बाल विकास और पुष्टाहार का जितना भी पोषाहार गांव-गांव में जाता है, इसको हम महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरण करने का कार्य करेंगे। और सफलतापूर्वक प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मिशन शक्ति के सहारे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का संकल्प पूरा करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी योगी सरकार की नीतियों की तारीफ की। उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई ना रखते हुए एकदम भ्रमर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण के साथ साथ सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। इसके तहत सरकार ने अनुपूरक बजट में भी 3000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। सीएम ने युवाओं को टैबलेट या लैपटॉप देने का ऐलान किया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी सौगात दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो सके, इसके लिए एक्सप्रेसवे निर्माण में भी तेजी लाई जा रही है। इसी कड़ी में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आज प्रदेश के अंदर लखनऊ से पूर्वी जनपदों को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य 97 से 98% पूरा हो गया है। और हम बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के दौरान एक चीफ मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री जब देश का उन्नति के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं, उसको बैठकर ना देखते हुए आगे बढ़ने के लिए धड़क के साथ जो काम हो रही है, उसको देखने में मुझे एक्चुअली फील गूज पिंपल्स हो। ऐसे भी हो सकता है क्या? राज्य के विकास के लिए हर स्तर पर काम करने के इरादे के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इसीलिए हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद है कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो तेजी से धरातल पर भी उतरेंगी और विकास को रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल से पहले दावों का दौर भी जारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की विदाई का दम भरा है, तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ 22 सीट मिलने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ वही है, इसलिए सभी दलों को हाथ का दामन थामना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2022 की जंग जीतने के लिए सियासी जद्दोजहद का दौर जारी है।
हर दल का अपना दावा है और हर किसी की अपनी रणनीति है। समाजवादी पार्टी भी इस बार साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर लखनऊ की गद्दी पाने को बेताब है। लिहाजा अखिलेश यादव आरोपों और सवालों के सहारे बीजेपी के सफाई का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अखिलेश यादव अपने दावे को दमदार साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके हर दावे को मुंगेरी लाल का सपना बताकर तंज कस रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा, लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे। 2017 की जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे पूर्व भतीजे मिलकर के। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो भाजपा के साथ है। बीजेपी इस बार भी यूपी में सरकार बनाने के दावे के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस यूपी के साथ साथ दिल्ली की रणनीति में भी अपनी भूमिका सबसे अहम बताने में जुटी है। देखिए, ये सत्य है कि सबसे बड़ा विरोधी दल कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ लेकर ही, मिलकर ही, उसके नेतृत्व में ही भाजपा को हटाया जा सकता है। ये विचार सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, पूरे देशवासियों के हैं। ममता जी के हैं, लेफ्ट के हैं, शरद जी के हैं। अब इसमें सपा और बसपा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने देखते हुए क्यों नहीं गए, ये फैसला तो उनका है। हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वो केंद्रीय राजनीति जब बने तो उसमें उनका दूसरा रुख हो सकता है। जीत का दावा करने वालों में मायावती की पार्टी के नेता भी पीछे नहीं हैं। ब्राह्मण सम्मेलनों के सहारे बीएसपी अपना सियासी गणित मजबूत होने की उम्मीद में है। ऐसे लिखा था 22 में 22 इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, 22 में तो उन्होंने अपने लिए तय कर दिया कि उनको 22 में 22 सेकंड पहले, और हमने भी अपने आप के लिए तय कर दिया कि 3 चौथे बहुमत से पहले जीते तो उससे ज्यादा। चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां कसरत में जुटी हैं और हर कोई एक दूसरे को कमजोर साबित करने में लगा है। फिलहाल ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, मगर जीत किसे मिलेगी इसका फैसला राज्य की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं तालिबान प्रेम दिखाने वालों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अफगानिस्तान जाने की नसीहत दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कई नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और उसका गुण भी गा रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश भी जारी है, लेकिन यूपी के राजनेता ओम प्रकाश राजभर लोगों की मदद करने के बजाय बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने, तो यहीं चले आए, यहाँ नहीं कोई लात खाएगा। यहाँ आराम से रहें, अमन चैन से। क्यों? भारत की धरती, भारत में पैदा हुए, अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए, तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ? बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है। चलिए गंगा जी में सुबह देखिए कितने नाव पर बैठ के लोग घूम रहे हैं। यहाँ के घूमना चाहिए। नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा लेंगे और जाएंगे विदेश में काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की सोच और उनकी भाषा कैसी है, ये सब राज्य की जनता देख रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तालिबान का गुणगान करने वालों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दी है। चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे किसी संगठन का कोई पदाधिकारी हो, जिनको तालिबानियों से बहुत प्रेम है, उन्हें अफगानिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की जनता की त्रासदी लगातार हम लोग चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं और देश और दुनिया देख रही है। और तालिबानियों का जो आचरण इतिहास के पन्नों में है वह भी, और जो वर्तमान में है वह भी, कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है।
तालिबान तांडव मचा रहा है और देश में बयानबाजी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, लिहाजा ये मुद्दा इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। मगर सवाल इस बात का है कि खुद को जनता का हिमायती बताने वाले नेता आखिर अपने ही देश के लोगों के लिए बेतुकी भाषा क्यों बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सियासत की भी। उत्तराखंड में सैन्य वोटर हमेशा से ही अहम रहा है और इस बार भी सैन्य परिवारों पर सभी पार्टियों की नजर है। राज्य के दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज सैनिकों पर बड़ा दांव खेला। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में एंट्री और रिटायर्ड कर्नल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद सैनिक बाहुल्य उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया तो इसके चौथे ही दिन बीजेपी ने सैनिक संवाद और सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर डाला। प्रदेश भर से आए पूर्व सैनिकों के इस सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेना, सीमा सुरक्षा से लेकर सैनिक परिवारों के लिए लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। उत्तराखंड में आऊं और सैनिक भाइयों से न मिलूं, और आपने तो सम्मान के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ये सच में बहुत ही समय से जुड़ा हुआ है। और सम्मान देना सैनिकों को, यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान दिया जाए वह कम पड़ेगा और शब्दों में उसको बयां करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान हम सबको समझना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक सैनिक के बेटे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में, एक सिपाही के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर किया। आप सबके बेटे को। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।